हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक टॉपिक जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अच्छा खासा आपका यहाँ पे 8 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन कवर अप किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है और उसके कौन कौन से कंटेंट होते हैं जो कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो या फिर कोई बिजनेस या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी नए प्रोजेक्ट को हाथ लगाना चाह रही है, उसके बारे में सोचना चाह रही है या फिर सोच रही है कि यार हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, तो उससे पहले वो एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड काफ़ी सारी डिटेल्स को वो लिखते हैं, उसको जो है एनालाइज करते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कहीं ना कहीं उनके इन्वेस्टमेंट को लेकर के बनाया जाता है, रिलेटेड टू एनी इन्वेस्टमेंट। जैसे मुझे कोई एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई ब्रिज बनाना है कुछ, या फिर कोई नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वो हमारा प्रोजेक्ट हो सकता है। अब इस प्रोजेक्ट में मेरा खूब सारा पैसा लगने वाला है, मेरा मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का, किसी एंटरप्राइजेस का। अब वो इतना सारा पैसा ऐसे ही आंख बंद करके मंत्र जप के नहीं लगा पाएंगे, उनको पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। उनको पहले देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में मैं अगर इसमें पैसे लगाती हूँ तो मुझे उससे क्या कुछ फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा, या फिर एक एस्टिमेशन लगा लेना कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन कौन सा जो है इसमें मेरा मनी जा सकता है, कितना टाइम जा सकता है, और मार्केट में मेरी कितनी जो है इसके प्रोडक्ट आने के बाद वैल्यू बढ़ सकती है। तो ये सब चीज़ें एक तरीके से आप एक रिपोर्ट बनाते हो जिसमें आप मेंशन करते हो। अब यहाँ पे आपका बहुत सारा पैसा लगने वाला है, मीन्स यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो इसीलिए ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिलेटेड होता है टू एनी इन्वेस्टमेंट, आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के। यहाँ कुछ डेटा जो है कंटेन होता है ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रेज्ड एंड फाउंड फीजिबल। कैसा डेटा? जिसकी वजह से आपने इस प्रोजेक्ट को अप्रेज्ड किया है कि आपको लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट काम का है, और इसके बारे में आपने कुछ थोड़ा बहुत फीजिबल स्टडी की है, फीजिबल फाउंड किया है कि यार इसको हमें ऐसे जो है फ़ायदा देगा। तो वो सारी चीज़ें आप उस रिपोर्ट में कंटेन करते हो, लिख देते हो, उसमें जो है डाल देते हो, ताकि वो सारा डेटा अवेलेबल हो पाए दूसरे लोगों के सामने भी आपकी कंपनी के, कि हमने ये प्रोजेक्ट इसीलिए जो है सोचा है क्योंकि इसमें ये चीज़ें हैं, ये अच्छी बात है जो कि हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी। कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इकोनॉमिक, टेक्निकल, फाइनेंशियल, मैनेजरल एंड प्रोडक्शन एस्पेक्ट। इसमें आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके इकोनॉमिक रिलेटेड है, कि भाई इकोनॉमिकली कैसे ये हमें प्रॉफिट देगा, कितना प्रॉफिट देगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, कितने सालों में जाकर के हम इसमें जो है प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर पाएंगे। टेक्निकल क्या क्या एस्पेक्ट्स होने वाले हैं, क्या हमें न्यू मशीनरी सेटअप करनी होगी, क्या हमें न्यू प्लांट सेटअप करने पड़ेंगे, अगर करने पड़ेंगे तो उसका कितना खर्चा होने वाला है। फाइनेंशियली, क्योंकि जो भी चीज़ कर रहे हो उसके लिए चाहिए पैसा, तो पैसा कितना लगेगा और कितना जो है प्रॉफिट मार्जिन हम इसमें रख पाएंगे। मैनेजरल एंड प्रोडक्शन को लेकर के क्या कुछ होगा, प्रोडक्शन क्या हम यहाँ पे कर पाएंगे, क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वो सारे एस्पेक्ट्स जो है आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करते हो। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंटेन्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग रिक्वायर्ड। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है इंक्लूड करनी पड़ती है अबाउट किसके, लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि आपको काम करना है, हवा में काम नहीं कर सकते, आपको एक प्रॉपर प्लेस चाहिए जो कि आपका जो है बिल्डिंग होगा या कोई जगह होगी, कोई आपकी जो है कोई भी एरिया होगा, तो उसके बारे में डिटेल बताना कि भाई हमें कितनी लैंड एंड बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, अगर हम सारा जो है मशीनरी ले भी आए तो साल में कितनी चीज़ें, कितने यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट तभी आप जो है एक तरीके से जान पाओगे कि हाँ हम साल में जो है सिर्फ लाख प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन कर पाएंगे, उससे ज़्यादा हम जा ही नहीं पाएंगे, चाहे कोई भी रीज़न हो जाए, चाहे कितना भी हम सेटअप बढ़ा लें, तो कम से कम लाख या इतना ही पर्टिकुलर हमारी कैपेसिटी होने वाली है पर एनम। तो इसलिए वो कैपेसिटी कितनी रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या रहेगा, कितने प्रोसेस से यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, कि भाई जैसे कोल्ड ड्रिंक बनानी है तो एक जगह रिफाइन किया जाएगा वाटर को पूरा, उसमें दूसरी जगह हो सकता है वहाँ पे कलरिंग वगैरह ऐड ऑन की जाए और कहीं और जाकर के उसका पैकेजिंग की जाए। तो ये सारी जो है प्रोसेस क्या होने वाला है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स कैसे चाहिए, और साथ ही साथ उनका प्राइस कैसा हो, प्राइस क्या होगा कि भाई हमें न्यू मशीनरी चाहिए होगी तो उसका प्राइस कितना होने वाला है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है, रिक्वायरमेंट क्या है रॉ मटेरियल के, रिक्वायरमेंट क्या है पावर एंड वाटर के, मैन पावर कितना चाहिए होगा, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, मार्केटिंग करने में कितना कॉस्ट जाएगा उस प्रोजेक्ट की, प्रोडक्शन कितना होगा, फाइनेंशियल एनालिसिस और इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट।
तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप स्टडी करेंगे एंड अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करेंगे। तो इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना इज़ नॉट ईजी, ये थोड़ा सा एक रिसर्च की तरह आपका हो जाता है, जहाँ पे आपको बहुत सारी वेरियस चीज़ें जो है एस्पेक्ट्स जो है लेकर के चलने पड़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस वन एंड वन आपका कंटेंट जो कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ योर जर्नल इन्फॉर्मेशन। जर्नल इन्फॉर्मेशन यानी कि आपके प्रोजेक्ट की जर्नल इन्फॉर्मेशन कि वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। जैसे कि हमने जो है पैराशूट कोई ऑयल बनाना है तो वो किस इंडस्ट्री से सॉरी किस इंडस्ट्री से है, क्या वो ईडिबल ऑयल है तो वो आपका फूड इंडस्ट्री हो गई, अगर वो कॉस्मेटिक का है यानी कि हेयर ऑयल है तो वहाँ पे फिर वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई। तो उसकी जर्नल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी आपका प्रोजेक्ट में आपका प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, उसका थोड़ा सा डिटेल देना। मस्ट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर एंड द रीजन फॉर सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट इफ द प्रपोज बिजनेस इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, तो वहाँ पे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देना प्रोडक्ट के बारे में जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्लस रीज़न भी देना कि आफ्टर ऑल आपने ये ही प्रोडक्ट क्यों चुना। जैसे आपने जो है जब रेड बुल आया होगा या स्ट्रिंग टाइप की कोई एनर्जी ड्रिंक्स आई होगी तो उन्होंने एक ये रीज़न दिया हो सकता है कि भाई सॉफ्ट ड्रिंक तो ईजिली अवेलेबल हो जाती है, हार्ड ड्रिंक्स कई लोग नहीं पी पाते, तो उनको थोड़ा सा उस टाइप का टेस्ट देने के लिए ही, या फिर मुझे नहीं पता, मैंने एक्चुअली आज तक टेस्ट नहीं की, वो दोनों ही प्रोडक्ट मैंने टेस्ट नहीं किया, तो हो सकता है मैं गलत बोल दूँ, बट हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी आइडिया हो कि यार कुछ ऐसा लेकर के आए एनर्जी ड्रिंक का कि लोगों को लगे हाँ वी आर ऑल्सो हैविंग द सेम फन, जो अल्कोहलर्स लेते हैं हम इसी में ले लेंगे, हम वो फन ले लेंगे जस्ट टू एंजॉय। ठीक है, तो उस टाइप का कुछ कि आप क्यों ये बिजनेस में या फिर ये क्यों ये प्रोजेक्ट को ला रहे हो, इसके पीछे रीज़न क्या है, आपने क्यों सिलेक्ट किया। तो कहीं अभी तक कुछ ऐसा है नहीं मार्केट में कि भाई एनर्जी ड्रिंक के नाम पे तो हम ये वाला प्रोजेक्ट ला रहे हैं। एग्जीक्यूटिव समरी, तो यहाँ पे जो है आपको ये स्टेट करना ज़रूरी है कि उस बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने बिजनेस को सक्सेस करोगे। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपके बिजनेस के, क्या सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करना ऑब्जेक्टिव है या फिर मार्केट में एक नया प्रोडक्ट ला करके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा हाई करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा बेटर करना, ये आपका जो है कह सकते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि अगर पतंजलि जो पूरा एक ब्रांड है, एक पतंजलि जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर कल को किसी और प्रोडक्ट में भी लाना चाहे, जैसे अभी तक वो खाने पीने की सारी चीज़ें ले आया है, इवन पानी तक आ गई है, दवाइयाँ भी आ गई हैं, लेट्स सपोज कल को वो कॉस्मेटिक में भी काफ़ी चीज़ें वो ले आए हैं, सपोज मेकअप लेके आते हैं, तो उनका क्या है कि भाई मेकअप लेके आ रहे हैं तो वो सीधे सीधे कहेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है भाई कि हमारी महिलाएं की जो स्किन फॉरेन मेकअप यूज़ करके ख़राब हो रही है वो थोड़ी सी बच जाए और हमारा मेकअप यूज़ करे, तो उनके लिए तो वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, वो इसको एज दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव शो करेंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव बताना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव उनके नज़रिए से प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अब वी डोंट नो, हमने बैलेंस शीट उनकी नहीं देखी, तो ये चीज़ें बताना कि हमारा प्रॉफिट अर्न करना ही ऑब्जेक्टिव है और इस बिजनेस में प्रॉफिट बहुत अच्छा है और ये अभी तक बिजनेस में जो है प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है तो हम इसके लिए जा रहे हैं, या फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो शो करना। ऑर्गेनाइजेशनल समरी, यहाँ पे आपको इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है, या फिर कह लीजिए कि इंडिकेट करना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, क्या पैटर्न आप प्रपोज करने वाले हो, यानी कि आपकी इंडस्ट्री कैसी होगी, पार्टनरशिप में होगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी, किसी और कंपनी के साथ मिल करके आप सेटअप करना चाह रहे हो, या फिर जो है आप सोल प्रोप्राइटरशिप की कोई स्टार्ट कराना चाह रहे हो, या किस टाइप का आपका जो है ऑर्गेनाइजेशनल होने वाली है, तो यहाँ पे उसका समरी भी देना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाती हैं, तो हो सकता है लाइक मेरे जैसा कोई व्यक्ति है उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कई बार होता है कि आप जब बिज़नेस के लिए बड़ा लोन लेना चाहते हो तो बिज़नेस वाले पूछते हैं कि अच्छा आपको बहुत बड़ा लोन चाहिए, आप बिज़नेस के लिए लोन ले रहे हो, तो आप हमें अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट का थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए ताकि हम भी थोड़ा सा डिसाइड कर पाएँ कि हाँ आपको एक्चुअली में इतने पैसे की ज़रूरत है और कल को आप चुका पाओगे या नहीं, और कल को क्या आपका जो है थोड़ा सा एस्टिमेशन लगा लेना कि फ्यूचर में आपको बिज़नेस में प्रॉफिट होगा भी या नहीं। तो इसीलिए कई बार उस टाइप में भी आपको जो है हो सकता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ जाए, तो इसीलिए सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि पार्टनरशिप फॉर्म वाले भी और अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन जो कि एक प्रोप्राइटर है वो भी बनवा सकता है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको क्या बताना है, लोकेशन बतानी है कि आपकी
आई एम सॉरी, थोड़ा सा ना दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो सुबह सुबह उठते ही ऐसी हालत हो जाती है। सो लोकेशन क्या होने वाली है आपकी साइट की, आपको ये बताना है। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, टारगेट क्या है आपके प्रोडक्शन का कि साल में आपको कितना टारगेट रखना है, एरिया कितना आपको जो है रिक्वायर्ड होगा आपके काम के लिए, वर्कशीट के लिए, पावर रिक्वायरमेंट कितनी होने वाली है। उसके बाद मार्केटिंग प्लान कि आपके मार्केटिंग प्लान क्या होने वाले हैं, आप किस टाइप के कस्टमर को टारगेट करोगे। क्योंकि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, जैसे कि घुटनों के दर्द के लिए कुछ ऐसा पैच बना दिया कि जिनसे जो है जिनको घुटनों का पेन है वो थोड़ा सा बेटर फील करेंगे, उनको ईजिली जो है चलना फिरना हो पाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होगा ओल्ड एज पीपल्स। क्योंकि यूजुअली कंपैरेटिव आजकल तो सबको ही ऐसे जॉइंट पेन्स होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो जो ओल्ड एज है उनको ज़्यादा इश्यूज होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो टारगेट मार्केट होगा वो ऐसे लोगों की तरफ होगा। तो इसलिए ये जानना कि भाई आपकी टाइप ऑफ कस्टमर क्या होने वाले हैं, उन टारगेट कौन सा मार्केट आप करोगे, आपकी मार्केट का नेचर कैसा है, उसका सेगमेंटेशन कैसे किया जाएगा, तो ये सब चीज़ें आप मार्केटिंग प्लान में करते हो कि यहाँ पे आपको क्लियर करना ज़रूरी है कि आपकी जो है एक्सपेक्टेड डिमांड कितनी होने वाली है। अब जो है हमारे देश में लिमिटेड जो है एजड पीपल है, तो आपकी डिमांड जो है उन्हीं में रहेगी, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा जो है वैरी तो नहीं करेगी कि 135 करोड़ लोग हैं तो पूरा का पूरा मार्केट टारगेट नहीं कर रहे हो, आप कुछ एक लिमिटेड अमाउंट ही टारगेट कर रहे हो। मस्ट स्टेट द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, और किस प्राइस पे आप अपने मार्केट में जो है उस प्रोडक्ट को सेल करोगे, और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें भी आपको जो है शो करनी पड़ेंगी। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि आपकी कंपनी को कितना पैसा चाहिए होगा काम शुरू करने के लिए और उसको निरंतर जारी रखने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, जिसकी वजह से जो है आप अपना बिल्डिंग वगैरह सब कुछ सेटअप कर पाओ। साथ ही साथ क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस होने वाले हैं कि भाई हम जो है इस पर्टिकुलर बिजनेस से जो हमें प्रॉफिट हो रहा है हम उसको यहाँ यूज़ करेंगे, या फिर हम मार्केट से पैसा उठाएंगे, या हम जो है पर्टिकुलर अपने अपने पैसे को ही जॉइंट करके यहाँ पे काम करेंगे। इट मस्ट ऑल्सो इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ ऑनर्स फंड एंड बॉर्डर्ड फंड्स, और यहाँ पे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ऑनर्स फंड कितनी होने वाली है और मार्केट से आप कितना जो है फंड्स बोरो करोगे, उसका एक एस्टिमेशन देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने लिख दिया कि सिर्फ इतना ही लेंगे तो उतना ही लेंगे, मतलब एक थोड़ा बहुत एस्टिमेशन जो कि उसके आसपास की फिगर आउट हो। एस्टिमेट ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना आपका लगने वाला है टोटल, मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू लैंड्स, यहाँ पे कितना जो है आपका लैंड लगेगा, कितना कंस्ट्रक्शन पे लगेगा, कितना बिल्डिंग पे लगेगा, कितना सिविल वर्क्स पे लगेगा, और अदर जो भी आपके मिसलेनियस यहाँ पे खर्चे होते हैं वो उन सब पे कितना खर्चा आने वाला है, एंड एज वेल एज वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट होगा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, अब यहाँ पे आपको जो है अगर एक बिजनेस का प्रॉफिट जज करना है तो वहाँ पे आप एक प्रोजेक्टेड P&L अकाउंट बनाओगे। प्रोजेक्टेड P&L अकाउंट क्या होता है कि एक एस्टिमेशन लगाना कि अगर हम आज ये बिज़नेस शुरू करते हैं तो एक साल बाद जो है हमारा ये एक प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके का कुछ दिख सकता है, जिसमें इतना सेल होगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतना जो है हमारा ओपनिंग होगा, इतना जो ओपनिंग नहीं सॉरी जितना हमारा परचेजिंग होगा, क्योंकि शुरू हो रहा है तो ओपनिंग नहीं हो सकता अभी कुछ, तो इतना हमारा परचेजिंग होगा, इतना सेल होगा और इतना हम प्रॉफिट कर लेंगे, एंड दीज आर गोइंग टू बी माई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वो एक P&L अकाउंट बन जाएगा, बैलेंस शीट एक एस्टिमेशन बन जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप उसको देख सकते हो कि यार एक साल बाद जो है मुझे ऐसा कुछ दिख सकता है अपनी, अगर ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया तो इस प्रोजेक्ट के P&L एंड बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके का नज़ारा मुझे दिख सकता है। इट मस्ट शो द एस्टिमेट सेल रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जो आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस में चीज़ें होती हैं वो सब आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट भी आप जो है यहाँ पे एनालाइज करोगे ना। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? व्हेनेवर यू स्टार्ट अ बिजनेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द स्टार्टिंग। क्यों? क्योंकि अगर आपने आज से बिजनेस शुरू किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आज से ही आपका जो है प्रॉफिट हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने कोई एक बिजनेस शुरू किया, कोई भी धंधा आप शुरू करते हो अगर आम भाषा में बोलें तो एकदम से आपको प्रॉफिट नहीं होता। कई बार आपको जो है अपनी पॉकेट से ही पैसा लगाना पड़ रहा होता है और उतना सेल नहीं हो रहा होता। बट एक टाइम के जाने के बाद ऐसा होता है कि आपकी सेल बढ़ना शुरू होती है और आपने जितना पैसा लगाया था उतना ही आपको जो है वहाँ से रिकवर हो चुका होता है। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है, नील बट्टा सन्नाटा जिसको हम कई बार बोल देते हैं, वो सिचुएशन होती है। और इसके बाद से जो आपको अर्निंग होती है वहाँ पे आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पॉइंट जहाँ पे आपका नील बट्टा सन्नाटा यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आती है वहाँ पे आपका कहलाया जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, कि यहाँ से जो है थोड़ा सा ब्रेक होना शुरू हुआ है और यहाँ से अब आपको जो है प्रॉफिट अर्न होगा। तो ये तो ये पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है और आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है इस इन्वेस्टमेंट की वजह से उससे इसके बारे में भी थोड़ा सा जो है एस्टिमेशन करना ज़रूरी है।
नेक्स्ट इज टेक्निकल एस्पेक्ट्स। टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्यों, कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हो वहाँ पे आपको मशीनें चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी क्या क्या आपको यूज़ करने वाले हो, क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स होने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो है टेक्नोलॉजी जो आप सिलेक्ट कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, उसके बारे में बताना पड़ेगा कि पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान्स क्या होंगे, कैपेसिटी ऑफ मशीनरी क्या होगी, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे बात होती है मस्ट रो अ टाइम कि भैया इस टाइम पे हम जो है प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। टेबल फॉर द प्रोजेक्ट मस्ट इंडिकेट द टाइम विद इन द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन एस्टैब्लिशिंग द एंटरप्राइजेस कैन बी कंप्लीटेड, कि भाई इतने टाइम में हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, सब वर्कर्स चाहिए। तो इस टाइम तक जा करके एस्टिमेशन अगर अभी हम अभी शुरू करते हैं तो 1.5-2 साल में हम जो है इसमें काम करना शुरू कर देंगे, सब कुछ हमारा सेटअप हो जाएगा। सो दैट टाइम पीरियड जो कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है कि इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लग जाएगा, हमें 1-1.5 साल लग जाएगा, तो वो एक अमाउंट एक टाइम पीरियड बताना ज़रूरी हो जाता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हो उसके लिए कोई ना कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी अटैच होती है, तो वहाँ पे आपको जो है ये बात ज़रूर बतानी चाहिए। प्रपोज यूनिट ड्रॉज इनपुट फ्रॉम द सोसाइटी, कि भैया क्या क्या सोसाइटी से आपके इनपुट्स मिल रहे हैं, hence its contribution to the society in the form of employment, income, एक्सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। द आउटपुट ऑफ द बिजनेस मस्ट बी इंडिकेटेड इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जब हमने टॉपिक किया था वहाँ हमने आपसे डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सोसाइटी में काम करती है, वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करती है, वहाँ के लोगों को यूज़ करती है, तो लोगों को यूज़ करती है मतलब वहाँ के वर्कर्स लेती है और अपनी प्रॉफिट जनरेट करती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बिजनेस का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस एरिया के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको जो है कंसीडर करके चलनी पड़ेगी कि आप क्या जो है इनपुट्स एंड आउटपुट्स ले रहे हो अपनी सोसाइटी से। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।